मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है ओपी गुप्ता एमईबी और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। तो इस क्वेश्चन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी से आप दिखा रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा, जो आप देख कर बहुत हैप्पी होंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं वीडियो कंटिन्यू, उनको बता रहे हैं कि हम उनको पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के पूरे करने के बाद हमने ओपी गुप्ता सीरीज स्टार्ट की है। ओपी गुप्ता की आपने हमारा ट्रेलर देखा था, इसमें 820 क्वेश्चन बहुत ही पुअर क्वालिटी के साथ मैंने वीडियो का एक्सप्लेन किया था, जिनको इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत पॉपुलैरिटी मिली। बट अब हम एचडी क्वालिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझा रहे हैं। और इसके बाद आपके एक नहीं 10 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करते हो पढ़ाते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो पढ़ाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉप्स लॉ इज कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ। कॉप्स लॉ क्या होता है और वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो कॉप्स लॉ पहला ऑप्शन है कि थर्मल कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। थर्मल कनेक्टिविटी के लिए कोई लॉ है तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं है। हीट कैपेसिटी इसका राइट आंसर है। जो हमारा कॉप्स रूल होता है वो हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है। और विस्कोसिटी के बारे में कोई बताने वाला जो रूल है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर जहाँ यूज होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो वो है। तो सी भी ऑप्शन नहीं है इसका। सरफेस टेंशन इसका ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें डायरेक्टली सरफेस टेंशन के आधारित रूल हो। सरफेस डेफिनेशन है, उनके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, ठीक। तो हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल की फाइंड आउट हीट कैपेसिटी अगर हमें पता करनी हो तो हम कॉप्स लॉ से निकालते हैं। कॉप्स लॉ कहता है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जैसे कि H2 हो या फिर हमारे पास कोई अदर मॉलिक्यूल जैसे कि यूरिया मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपको उसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है, जैसे आपको दी होती है कि H2 कितनी है, इतनी है। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एनी सबस्टेंसेस। तो हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जिस रूल का यूज किया जाता है उसको कॉप्स लॉ कहते हैं। कॉप्स लॉ कहता है हमसे कि भैया अगर कोई सबस्टेंस है, अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आप उसके जो डिफरेंट एटम हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूरिया मॉलिक्यूल ले लें, NH2CO NH2, तो कहता है कि इसमें जो आपको पूरे मॉलिक्यूल की हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आप पहले जैसे नाइट्रोजन में आ रहा है तो नाइट्रोजन की हीट कैपेसिटी लिखिएगा। तो आपने का मान लेता हूँ CI है, C1। फिर कह रहा है कि उस मॉलिक्यूल में कितने वेट परसेंटेज क्या है उस नाइट्रोजन का, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही हम कार्बन का यहाँ पर लिखेंगे, कार्बन का लिखेंगे, फिर ऐसे ही हम उसके वेट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सबका लिखेंगे। और कहने मतलब है कि हम उनका वेट फ्रैक्शन जो है यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके एटम की, उसकी एटॉमिक फार्म की जो हीट कैपेसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और सारे मॉलिक्यूल I=1 से n तक जोड़ लेंगे सारे मॉलिक्यूल के लिए। दिस ए रूल इज कॉल्ड कॉप्स लॉ, ठीक। तो ये रूल जो है वो किसी भी एक मॉलिक्यूल की हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी स्पेशल सबस्टेंस की हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर CI जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ इट्स या फिर आयत कॉन्स्टिट्यूंट है, कोई भी आयत कॉन्स्टिट्यूंट है उसकी है। और FI है, FI जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत कॉन्स्टिट्यूंट्स है, ठीक। यहाँ लिख लो CI इक्वस टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयत कॉन्स्टिट्यूंट्स। सिमिलरली यहाँ पर FI जो है वो स्पेसिफिक, वो क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन। जैसे यूरिया में अगर नाइट्रोजन का मास फ्रैक्शन कितना आएगा, 46% होता है तो 0.46 मास फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक।
तो आप इससे किसी मॉलिक्यूल की जो हीट कैपेसिटी है उसको निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। करेक्ट नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg, क्या बोल रहा हूँ, 1 kg सॉल्वेंट। ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मलिटी की है, मोलालिटी की है, मोलरिटी की है या फार्मलिटी की है। तो जो मोलालिटी जो डेफिनेशन जो है इसमें 1 kg सॉल्वेंट आ रहा है, इसलिए मोलालिटी की डेफिनेशन है जी। ठीक, हम कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं इस तरीके से, तो उस सॉल्यूशन में हमने कोई सॉल्वेंट मान लो वाटर है और सोल्यूट कोई हम समझते हैं NaCl कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं वो आपको लिखना है। और जो सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर के बारे में, वो ही कितने में, kg में, kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमारा मिलेगा स्मॉल m, दिस इज कॉल्ड मोलालिटी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नीचे kg ऑफ सॉल्वेंट ना लेके वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते तब मुझे मिलता कैपिटल M, मतलब मोलारिटी कैपिटल M मिल जाता। चलिए, जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे समझाया बताया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर है अपना मोलालिटी C। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन अ कूल्ड क्लोज कंटेनर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि टेम्परेचर द गैस इन क्लोज कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का 300 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा, पहले से ट्रेबल्ड हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, या फिर हाफ हो जाएगा, या फिर अनप्रेडिक्टेबल है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास पहले टेम्परेचर कितना था, जो पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री था। 27 डिग्री कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा कितना। T2 है कितना, T2 जो है वो 300 दिया हुआ है, T2 दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम जोड़ेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो इतने केल्विन हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, PV इक्वस टू nRT, समझ गए। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो P समानुपाती T। ठीक, तो P1 अपॉन P2 इक्वस टू T1 अपॉन T2। पहला टेम्परेचर था कितना 300 केल्विन, बाद में कितना होगा 573 केल्विन। इनको रेशियो निकालोगे तो जो यहाँ पर P2 जो आएगा वो 1.91 टाइम्स P1 आएगा। अगर P हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P है। ठीक, क्वेश्चन का टेम्परेचर सिस्टम में गैस प्रेशर कोई प्रेशर P है तो उसके हिसाब से ये जो हमारा बाद वाला प्रेशर है वो उसके 1.91 टाइम्स, P2 जो है 1.91 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, यानी 2 गुना लगभग हो जाएगा, मगर 2 गुना पूरा नहीं होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं डबल हो जाएगा तो ये नहीं है, क्योंकि 2 नहीं है फैक्टर इसका, ट्रिपल भी नहीं है, हाफ भी नहीं है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही बात है, इसको बता नहीं सकते हम, तो इनमें से ये वाला है। ठीक, इनमें से तो ऑप्शन है ही है, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये कह रहा है कि ठीक है, तो यहाँ पर पेड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उसको फिलहाल डी इसका आंसर राइट रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं।
द टोटल वॉल्यूम occupied by a gaseous mixture is equal to the sum of the pure component volume. This is डाल्टन लॉ है, गैलिसोक लॉ है, एमेगॉट लॉ है, अवागाद्रो लॉ। ये एमेगॉट लॉ के बारे में हमें बता रहा है। एमेगॉट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम है और उन सब वॉल्यूम को जोड़ा जाए गैस के तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिल जाता है। इसको एमेगॉट लॉ कहते हैं। बट उसके पास एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम B1 है, ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम B2 है और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम B3 है, जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, उसको B कहेंगे। B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। बट आपको ध्यान रखना ऐसा क्या कंडीशन है उसकी, इसका टेम्परेचर T है और इसका प्रेशर P है, तो दूसरे वाले का भी टेम्परेचर T और प्रेशर P होना, तीसरे वाले का टेम्परेचर T और प्रेशर P होना चाहिए। जोड़ोगे तो वॉल्यूम मान लो इसका 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर तो उसका होगा जोड़ने पर, बट उसका टेम्परेचर और प्रेशर वही होगा जो सबका है, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट एमेगॉट लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी स्केल इज ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है एक ऐसी यूनिट होती है सोलर इंडस्ट्री में हम लोग शुगर कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम ब्रिक्स का यूज करते हैं। 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब होता है 1% वाइब्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर। कह रहे हैं इनमें से ब्रिक्स क्या है, 400/G - 400 है। ब्रिक्स 200G - G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 145। देखो जो दिया है 200 ब्रैकेट में डिग्री 12 लेवल का फॉर्मूला है 200 और जो 145/G, तो ए वाला जो है डिग्री बॉमी का है जब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है तब। तो और जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो राइट है, डिग्री ब्रिक्स के लिए 400 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी - 400, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ब्रिक्स। तो 15वें का क्वेश्चन नंबर ए सही है। चलिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर हम सिखाते हैं। समझिए, डिग्री 12 डेंसिटी निकालने की एक यूनिट है। नंबर 1 टेस्ट सीरीज आ गई है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिग्री 12 जो है 200 बाहर रखो और स्पेसिफिक ग्रेविटी -1, किसी भी सोल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो, G 1 घटा दो उसमें से, ठीक। जो वैल्यू 200 मल्टीप्लाई कर दो, ये हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 होती है तभी यूज होता है, ठीक। दूसरा फार्मूला G यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दूसरा फार्मूला है डिग्री बॉमी, इसको बोलते हैं डिग्री बॉमी। तो डिग्री बॉमी 2 तरीके डिफाइन होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है, चलो उसको G बोलें तो G बोल दो, लेस देन 1 है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है तो फॉर्मूला होता है 400 - 400/G। बट अगर मोर देन 1 सोल्यूशन की है, डिग्री बॉमी बोल रहा हूँ, ब्रिक्स नहीं बोल रहा हूँ, वो सॉरी डिग्री बॉमी बोल रहा हूँ, तो 145 - 145/G, ठीक। अच्छा अगर मोर देन 1 है तो 140/G - 130, ठीक। इसको आप ऐसे करो, बीच में लगा लो, समझ गए। तो ये डिग्री बॉमी का फॉर्मूला है। डिग्री बॉमी सोलर इंडस्ट्री में और कई इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है। एक है डिग्री API, ये ज़्यादातर रिफाइनरीज में यूज होती है। पूरा नाम है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थान। हमेशा ये ऐसे लिक्विड मिक्सचर के लिए, लिक्विड्स के लिए यूज होती है
यानी कि इसमें जो ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, मतलब वाटर से हल्के होते हैं, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और क्या बोलते हैं इनको, केरोसिन ऑयल वगैरह। तो डिग्री एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। 141.5 141.5 अपॉन स्पेशल ग्रेविटी माइनस 131.5। अगर इसकी वैल्यू 1 हो, ठीक, ये हमेशा पहली बात याद कर लो कि ग्रेविटी जो होती है, इसमें ग्रेविटी लेस देन 1 होना चाहिए, तभी यूज होती है। अगर जी की वैल्यू 1 होती यानी वाटर के लिए, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। 1 सबस्टे करोगे तो 141.5 माइनस 131.5 10 आ जाएगी। यहाँ देख पा रहे हो आप। अगर हम क्या करें कि इसमें ग्रेविटी को बढ़ाएं, हम एक एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यूस कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर हम, ये पहला केस था, अगर मैं जी की वैल्यू, इफ़ जी की वैल्यू जो है 1.1 लेता हूँ, सॉल्व करूँगा तो 141.5 डिवाइड बाई 1.1, ठीक, माइनस 131.5, तो ये आ जाएगा डिग्री एपीआई कितना आ जाएगा ना, माइनस डिग्री एपीआई जो है, तो तुरंत जो जैसे जैसे जी बढ़ाया हमने, डिग्री एपीआई बहुत डाउन हो गया। 1.1 थोड़ा ज़्यादा है, हम 1.05 ऐड करते हैं। इफ़ जी की वैल्यू 1.05 पुट करते हैं तो 141.5 डिवाइड बाई 1.05, 131.5 सॉल्व करेंगे तो 3.261 डिग्री एपीआई। दो रेट को ध्यान दो, अगर हम जी की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर आता है 10, और डिग्री एपीआई की वैल्यू जी की वैल्यू 1.05 रखते हैं तब आंसर आता है 3.261। इसका मतलब यह है कि जैसे इस पर ग्रेविटी बढ़ती है तो डिग्री एपीआई है ना, वो उसकी वैल्यू घटती है। अगर किसी की डिग्री एपीआई ज़्यादा है, इसका मतलब वो वाटर से ज़्यादा हल्का है, डिग्री एपीआई कम है मतलब वाटर से भारी है, ठीक, डिग्री एपीआई घटेगा। तो ये रिवर्स यूनिट है एक तरीके से। चलिए एक और यूनिट जो क्वेश्चन पर आधारित है, डिग्री वृक्ष, सो इंडस्ट्री में यूज होती है 400 बटा स्पेशल ग्रेविटी माइनस 400, क्लियर। तो इतनी यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं। डिग्री 12 जो है 200 ब्रैकेट में इसमें ग्रेविटी -1 होता है। तो ये था आज का टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन है कि इक्वल मास ऑफ मेथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर। कोई हमारे पास कंटेनर है, इसमें इक्वल मास, अगर x kg मेथेन लिया है तो हाइड्रोजन भी x kg है, मिक्स कर दिया है, ठीक। तो मेथेन के नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो मास कितना x kg है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा मास को उसके मोलिक्यूलर वेट से 16 से, इतने मोल्स हो गए। और हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए, हमने मास सेम लिया, x से लिया है फॉर एग्जांपल, तो टोटल जो है मोल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक।
अगर इसको हम नीचे 16 बनाना हो तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x/16। टोटल नंबर ऑफ मोल लेने हो दोनों को जोड़ेंगे x/16 8x/16 तो 9x/16 हो जाएगा। ठीक, चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंटेनर एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर आपको बताना है, यानी बाई की आपको जरूरत पड़ेगी, टोटल प्रेशर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, बस इन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंटेनर एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, यानी सिंपली PA/P को पूछ रहा है। इसका मतलब है सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक, ये फॉर्मूला है इसका। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल टोटल मोल दिए हुए हैं और हाइड्रोजन मोल आपको पता है। ठीक, तो आप ऊपर रखो किसके मोल, हाइड्रोजन के मोल, और टोटल मोल कितने हैं 9x/16। ठीक, आप इनको देखोगे, सॉल्व करोगे, x से x कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, इनको उल्टा करो प्यार से तो हो जाएगा 8/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, या फिर इसको हम बोल दें पार्शियल प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल PA क्या है, हाइड्रोजन का है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, 8/9। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ये आंसर करेंगे। 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। द प्रेशर ऑफ B लीटर ऑफ ड्राई गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 2 kgf किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द न्यू वॉल्यूम विल बिकम्स। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, यानी बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है। P1 इक्वस टू P2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक, पहला वॉल्यूम कितना है B है और प्रेशर कितना है P1 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा प्रेशर कितना है 2 है और वॉल्यूम कितना है B2 मुझे पता नहीं, तो B2 निकालेंगे तो B/2 होगा। 17 का ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एन इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। कौन सी इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और आपको मालूम है कि कोई भी जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है, रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक, रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक, तो वो टेम्परेचर, प्रेशर और काइनेटिक्स पर डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशन में काइनेटिक्स के हमारा पर है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वगैरह सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि बताना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स इक्वेशंस हैं, उनका ऐसे कोई लेना देना नहीं है दूर तक। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, अच्छा एंटोनियो इक्वेशन जो है, एंटोनियो इक्वेशन जो है वो वेपर प्रेशर कितना हो किस टाइम में जे बताती है, जिससे कॉस्ट चार्ट बनाया जाता है। किरचॉफ इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, किरचॉफ इक्वेशन इसका आंसर है। और क्रिस्टियोवस्की जो इक्वेशन जो है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है कि जो हम बनाते हैं बम वगैरह, तो उस समय जो प्रेशर निकलता है वो प्रेशर नॉर्मल PV एनर्जी से अलग होता है, तो वो उसको डिफाइन करने के लिए इक्वेशन दी थी। ठीक, तो उसका सही आंसर है किरचॉफ्स इक्वेशन। चलिए इसको समझा देते हैं आपको। किरचॉफ ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस हिसाब से जो रिएक्शन, जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का, वो भी देखने को मिलता है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम आपको डिफाइन कर रहे हैं किरचॉफ इक्वेशन। ठीक, किरचॉफ्स इक्वेशन, तो डेल्टा CP इक्वस टू, बोला कि टेम्परेचर सेकंड टर्म T2 कर दो टर्म में, तो उस समय कितना एंथैल्पी चेंज होगा। अगर H1, और कब होगा जब टेम्परेचर T1 रहेगा स्टार्टिंग में, T2 माइनस T1। बोले भैया ये जो है रिएक्शन हम दे रहे हैं, इसको हम किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं इन द टर्म ऑफ एंथैल्पी, इन द टर्म ऑफ। ठीक, इन्होंने बोला कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं तब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे और डेल्टा CP यूज करेंगे। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह हम हैंडल कर रहे हैं तो डेल्टा CP हो जाएगा भैया, एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, और डेल्टा H2 डेल्टा H1
अपॉन T2 माइनस T1। बोला कि आप इस तरीके से फिर आप अध्ययन करोगे कि डेल्टा H2 और माइनस H1 का डिफरेंस कितना है। इसे क्या बोलते हैं? इन द टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है जो मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। एक स्टूडेंट करेंगे सर मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, तो मैक्सवेल इक्वेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होंगी, मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं पढ़ी होंगी, फिर भी आपको दोबारा हम याद दिला देते हैं। चलिए, लिखिए मैक्सवेल इक्वेशन। तपस्वी TPSB है ना। टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी और वॉल्यूम, इन सब में जो चेंज होता है वो डिफरेंट पैरामीटर के कांस्टेंट रखने पर किस तरीके से वेरी करता है, उसको दिखाने वाली कोई इक्वेशन अगर है तो हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन दी गई थी, तो TSB को ऐसे लिखेंगे TPSB, ऐसे चकाई चलाएंगे, समझ गए? लिख दिया। इन सब में डेल्टा बना दो। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप मैक्सवेल इक्वेशन है वो है, हमने डेल्टा बना दिया और दोनों को डिवाइड कर दो। हम इनमें से एक पैरामीटर, हमें इन दो रेशियो निकालना होता है, डेल टी अपॉन डेल बी का रेशियो निकालना पड़ता है। मगर यहाँ कांस्टेंट रखते हैं कुछ, तो इधर ऐसा है नीचे, इधर नीचे बी है, तो इधर एस कांस्टेंट रख दोगे, इधर बी कर देंगे और ये दोनों बराबर होंगे। समझ गए? ये पहली इक्वेशन है। तपस्वी को हम दोबारा से अरेंज करेंगे। इस बार हमने टी यहाँ से स्टार्ट किया था, अगली बार हम एक अगला छोड़ के देंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हम चकाई चला रहे हैं, तो ऐसे हम करेंगे। यहाँ पर TPSB डेल बना दो, भाग दे दो, एस इधर कांस्टेंट, इधर पी कांस्टेंट और ये बराबर साइन। डेल बी अपॉन डेल एस इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एज अ कांस्टेंट एस। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। आपने इस बार यहाँ टी शुरू किया था, अगली बार नीचे शुरू करेंगे। तीसरी इक्वेशन के लिए TPSB, इन सब में डेल कर दो, रेशो ले लो, बराबर कर दो। यहाँ नीचे टी और पी है, उनको उल्टा कर दो। नीचे पी है तो इधर कांस्टेंट पी रखेंगे, यहाँ पर टी है तो यहाँ कांस्टेंट टी रखेंगे। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ऐसे हमें लिखना है तपस्वी, तो टी यहाँ से वो, हम यहाँ से TPSB डेल बना दो, रेशो ले लो, बराबर कर दो, यहाँ बी कांस्टेंट और यहाँ पर टी कांस्टेंट, राइट। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। क्लियर होगी बात? तो ऐसे याद करोगे। चलिए, इसमें एक लास्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन एक और था, इसमें था एक एंटोनियो इक्वेशन था, है ना, जो आपको नहीं मालूम था। एंटोनियो इक्वेशन था, क्या आ गया भाई, और क्रिस्टिन-कोवास्की इक्वेशन था। चलो एंटोनियो इक्वेशन देखते हैं पहले। एंटोनियो इक्वेशन क्या कहता है? 1888 में एक साइंटिस्ट हुए लुइस चार्ल्स एंटोनियो, उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको मालूम है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ऑनली टेम्परेचर फंक्शन होता है, प्योर स्टेट में निकालते हैं, तो लॉग पी ऑन द बेसिस ऑफ 10 हम लेते हैं, तो उसकी इक्वेशन होती है ए माइनस बी अपॉन सी प्लस टी। याद रखिए, ए बी और सी तीन जो है एम्पेरिकल कांस्टेंट है, ठीक। इनकी यूनिट के बारे में टेंशन नहीं लेनी है आपको।
बोले आप इनकी वैल्यू पुट करिए, हर एक लिक्विड के अलग होते हैं। अब बस किस टेम्परेचर पर निकालना वो टी यहाँ रखिए और वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। वो लॉग बेस 10 पी की वैल्यू होगी, आप पी का एंटी लॉग कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो प्रेशर की वैल्यू होगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। बट आप इस क्वेश्चन से आप वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, मुझे लगता है काफ़ी क्लियर हुआ चाहिए, आपको मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर ए बी सी तीनों एम्पिरिकल कांस्टेंट हैं। ए के बारे में हम बात करें, बी के बारे में बात करें और सी के बारे में बात करें। ठीक, तो ऊपर हम लिख रहे हैं ए की वैल्यू बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए ए की वैल्यू होती है 15.9। बेंजीन के लिए बी की वैल्यू होती है 2788 और बेंजीन के लिए सी की वैल्यू होती है 52.36 माइनस में। ठीक, नीचे एरो में हर जगह पर हम वाटर के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको वाटर याद रहे। 7.96681 वाटर के लिए ए की वैल्यू, 16.68.2 वाटर के लिए बी की वैल्यू और उसके लिए सी के लिए 228.00 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सी की वैल्यू, यह जो है ये सब वैल्यू बेंजीन के लिए और इसके साथ में जो नीचे वाली वैल्यू है ए और सी, ए बी सी की, वो किसके लिए है? वाटर के लिए। ठीक, एम्पिरिकल कांस्टेंट है, इनके में ध्यान टेंशन आपको नहीं लेना। इनसे हम चार्ट बनाते हैं, स्टीम चार्ट भी इनसे बनाते हैं, हम कॉक चार्ट भी इनसे बनाते हैं। तो अगर हम कोई चार्ट मान लो इनसे बनाते हैं, मान लो चार्ट बनाते हैं, टेम्परेचर लिया हमने, कोई भी टेम्परेचर ले लिया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 ले लिया, 80, 85, 90, 95 और 100 लाइक दिस। तो हम यहाँ से प्रेशर आएगा MFG में, टोर में। ठीक, तो एक गर्व जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो कोई एक कंपाउंड लिया, बेंजीन ले लिया, तो प्रेशर MFG यहाँ पर आ रहा है, मान लो 400 आ रहा है, 600 MFG आ रहा है, 800 MFG आ रहा है, फिर ऊपर 1200, 1000 जो भी है, 1000, फिर 1200 जैसे। तो अगर हम बेंजीन के लिए निकालते हैं तो बेंजीन के लिए कर्व कुछ इस तरीके से आता है, और वही अगर हम टॉल्यूइन के लिए लेते हैं तो टॉल्यूइन के लिए ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से जाता है। समझ में आ गया? तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो है इसका, तो ये जो है यहाँ लाएंगे तो 80 सेंटीग्रेड पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है इसका वो 180 होना चाहिए, यानी 760 MFG होना चाहिए। ठीक, जबकि 760 MFG करने के लिए हम इसको ले जाएंगे तो इसका टेम्परेचर कम से कम 110 इसको रखना पड़ेगा टॉल्यूइन का। टॉल्यूइन जो है वोलेटाइल ज़्यादा नहीं है, लो वोलेटाइल है, और यहाँ पर बेंजीन मोर वोलेटाइल है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे मित्रों। दिस इज द ग्राफ इज कॉल्ड कॉक चार्ट, और एंटोनियो इक्वेशन के थ्रू हम इसको बनाते हैं। सिंपल टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में रिलेशन दिखाने वाले चार्ट को हम कॉक चार्ट कहते हैं। इसमें लास्ट में जो एक इक्वेशन बची, ऑप्शन बचा हुआ है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इक्वेशन का नाम है किस टियोकोवस्की इक्वेशन है जी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हमने इसको सामने लाए, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक साइंटिस्ट थे जी जिनका ये नाम है जॉर्ज
किस्टियोवस की और अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नेशनल डिफेंस सिस्टम में जो काम करते थे। इन्होंने बताया कि भैया जो आप जब बम विस्फोट करते हो तब उस समय जो निकलता है सिस्टम से मिक्सचर, वहाँ पर प्रेशर जो है वो पी वी को शॉर्टी ना होके पी बी सफिक्स में जी आर टी और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स ई की पावर बी एक्स या फिर बीटा एक्स होता है। यहाँ पर जो एक्स है वो होता है के रेट कांस्टेंट, बी जी टेम्परेचर प्लस थीटा अगेन अ कांस्टेंट पावर अल्फा। ठीक, यहाँ से हम प्रेशर निकाल लेते हैं कि एक्सप्लोजन से कितना प्रेशर आता है। दिस इक्वेशन कॉल्ड किस्टियोवस की इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी की फॉर्मूला है। ठीक, नॉर्मलिटी के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन में नॉर्मलिटी इसका आंसर है। मोलरिटी का मतलब होता है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व इन 1 सोल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर सोल्यूशन। ऐसी फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको डिजॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में, आपको कितना मास है उससे डिवाइड करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट से, तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। वो मैंने आपको समझाया। यहाँ पर 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि एसटीपी के बारे में बताना है। तो भैया एसटीपी कंडीशन का क्या मतलब होता है? एसटीपी और एक एनटीपी दो चीज़ें होती हैं। एसटीपी में जो प्रेशर दोनों बता रहा हूँ और ये टेम्परेचर। प्रेशर जो होता है वो 1 atm इसमें भी होता है। हम 1 atm को 760 MFIG कह सकते हैं, 760 टोर कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। उसको 10⁻5 हम पास्कल भी कहते हैं, कभी कभी 1 बार भी कह सकते हैं। अप्रोक्स सेम होता है। दोनों में 1 atm प्रेशर होता है और ये प्रेशर एब्सोल्यूट होता है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो एसटीपी में जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एनटीपी में टेम्परेचर जो है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। इसको हम 20 सेंटीग्रेड भी कई बार यूज करते हैं और 15 डिग्री 3 टेम्परेचर हम यूज करते हैं एज एस टी पी एज ए एन टी पी। ठीक, तो ये टेम्परेचर है, इनको में से कोई भी टेम्परेचर हम यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो हो जाएगा 298, जो हो जाएगा 293, जो है 200 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक, जो भी है। तो कह रहा है कि एट एसटीपी करस्पॉन्डेंस 1 atm एब्सोल्यूट प्रेशर एंड 15 सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात हो सकती है। दूसरे में कह रहा है कि ये एनटीपी के बारे में बता रहा है। ये एनटीपी है, क्या है? एनटीपी है। जी गेज बोल दिया, कैंसिल कर दो, एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए। सर टोर एंड जीरो, इसमें देखो एसटीपी बोल रहा है तो टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री होना चाहिए, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट है, सी इसका राइट आंसर है। इसमें गेज आएगा, ये भी कैंसिल कर दो, तो 20 का सी। तो ऐसा लेक्चर आज का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। हम जो पढ़ाते हैं आपको बहुत ही डीपली पढ़ाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। और हम ऐसे ही आगे लेक्चर अपने एप्लीकेशन केमिकल गुरु पे लेते हैं। आपके केमिकल गुरु पे हमने 9600 आवर आपको पढ़ाया है, जिसमें से ऐसे मान चलो कि 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग का अपलोडेड हैं और टेस्ट सीरीज भी आ गई है और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमारे ओपी का पता बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने देख के लिया होगा एक डेमो। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको लिख लीजिएगा 9897997874। क्लास आपको ज्वाइन करनी है, बिल्कुल रेडी है। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड को हो, जॉब कर रहे हो, आप अप्रेंटिस तैयारी कर रहे हो, बीटेक के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए, एवरी सेक्टर के लिए उपयोगिता बहुत अच्छी बुक है और हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन, आप जरूर ज्वाइन करिए। बहुत ही कम फीस है। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी की फीस मात्र 270 रुपये है। जो बच्चे केमिकल टेक्नोलॉजी फुल सब्जेक्ट ज्वाइन कर चुके हैं, फुल मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर, उन्हीं के लिए मात्र इसके 170 देने पड़ेंगे। इसके अलावा 1000 फीस है, 900 रुपये फीस है MEB की, प्रत्येक की फुल सब्जेक्ट की, थ्योरी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर गेट के सारे क्वेश्चन। उन सब के बाद आप उसको पढ़ोगे उपयोगिता को, तो उसकी फ़ीस मात्र है बहुत महज 500 रुपये। वो इसकी फ़ीस 400 रुपये है उनके लिए, रेगुलर बच्चों के लिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।